हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है कि रेलवे ने जो एग्ज़ाम की डेट है वो जारी कर दी है। RRB, NTPC और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर 2020 को होने वाले हैं। तो गाइज जो लोग भी फॉर्म भर चुके हैं तो गाइज प्लीज़ आप लोग पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए और इस बार सिलेक्शन लेके रहिए। तो गाइज उसी के तहत मैंने जो हिस्ट्री और साइंस और ज्योग्राफी के जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके रेलवे, RRB, NTPC और रेलवे ग्रुप डी में, उसकी पूरी सीरीज लेके आया हूं। तो गाइज आपको क्या करना है, डेली क्लासेस अपलोड होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो गाइज आप उसको एक टेस्ट के तौर पे सॉल्व करिएगा। उससे क्या है, आपको क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके भी पता चल जाएंगे और दूसरा आपका एक बेहतर नॉलेज क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो गाइज चलो हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कर लिया है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज आप इसको टेस्ट के तौर पे लीजिएगा आप, और वीडियो को पूरा देखिएगा और ट्राई करिएगा कि आपके 25 में से 23-24 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही होने चाहिए। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं आगे। और गाइज आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली में प्लीज शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग को पहला क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति। तो देखिए पहले तो आप समझिए वैदिक संस्कृति है क्या। तो देखिए जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसे वैदिक संस्कृति कहा गया है। अब वैदिक संस्कृति को दो कालखंडों में विभक्त किया गया है। एक ऋग्वैदिक, इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय है जो है वो ऋग्वैदिक काल का माना जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए इसके विभाजन का कारण क्यों है, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी, आयरन की खोज हुई थी। तो उस आधार पर वैदिक संस्कृति को दो कालखंडों में बांटा गया। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, इसमें सन दिया मैंने अभी बताया। ऋग वैदिक काल का समय कौन सा माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो गाइज प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है मैंने अभी पहले प्रश्न में ही डिस्कस किया। अब उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय जो है वो किसका समय माना जाता है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का समय माना जाता है। और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय किसे माना जाता है, तो ऋग वैदिक का। ठीक है, तो आपका उत्तर वैदिक काल कौन सा माना जाएगा, 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो कौन सा माना जाएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का समय माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। देखिए ये जो प्रश्न है RRB और NTPC में कई बार पूछा गया है, साथ ही साथ SSC में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए और PCS में भी इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति, श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। फोर्थ प्रश्न है हमारा, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोग जौ से भी परिचित थे, गेहूं से भी, चावल से भी। तो किससे अपरिचित थे, तो तंबाकू से। ये SSC में पूछा गया प्रश्न है। SSC 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है, तंबाकू मतलब कि इसमें से कौन सा फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो कौन से काल के मतलब कि वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। तो देखिए कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यदि इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है और RRB दोनों में कई बार पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया वेदों की संख्या कितनी है, 4, और सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, एकदम ध्यान से देखिए, किस वेद से प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है। तो किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है।
और प्राचीन काल का सबसे मतलब कि इतिहास का सबसे प्राचीनतम वेद यदि कोई बोला जाए तो वो है ऋग्वेद। तो इस कारण से ऋग्वेद से पूरे प्राचीन काल की जो हमें जानकारी मिलती है। चलिए हमारा 7वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए ऋग्वेद किसे माना जाता है, पहले इसके काल को देखिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप देखिए, ये भी आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऋग्वेद में क्या था, समय देखिए पहले 1000 जो ऋग्वेद का जो काल माना जाता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए लोहे की खोज हुई 1000 ईस्वी में, उसके पहले एक समय था ऋग्वेद। तो देखिए लोहे की खोज नहीं हुई थी तो उस समय जो थी वो जो हमारी कृषि थी वो विकसित अवस्था में नहीं थी। लोग क्या था घूम के क्या था कृषि करते थे। तो जो हमारे जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था। अब क्यों था आपको पता चल गया, क्योंकि उस समय जो था लोहे की खोज हुई नहीं थी, कृषि हमारी जो थी उन्नत विकसित अवस्था में नहीं थी। तो जो हमारा जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था उस समय पे पशुपालन था। और जो गाय थी उसको, गाय को क्या माना जाता था, अगन्या नाम का शब्द का प्रयोग किया जाता था, मतलब वध ना करने योग्य, अगन्या गाय के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया है, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, एसएससी और रेलवे जो क्वेश्चन जो पूछता है ना, क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है लगभग सेम ही है, लगभग सेम ही है क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड। तो आप ज्यादा डिफरेंस मत क्रिएट करिए एसएससी और रेलवे ग्रुप डी में। हाँ सिलेबस थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन जो सिलेबस की जो चीजें दोनों में पूछता है, क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो लगभग पूरी तरह से सेम है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया? तो प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया है, मनु को माना गया है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न में पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हो सकता है, आपके आरआरबी में पूछ सकता है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है। तो गाइस पुराणों की संख्या आपको पता चल गई कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन मतलब कि सबसे लोकप्रिय जो देवता है ना, ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम देवता कौन है, इंद्र। और इंद्र को पुरंदर नाम से भी संबोधित किया गया है कहीं कहीं पे। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो भगवान इंद्र के लिए। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कई बार कि ऋग्वेद में सबसे लोकप्रिय देवता किसे माना गया, तो इंद्र को। और फिर यदि वहीं उत्तर वैदिक काल में चले जाए अपन, तो उत्तर वैदिक काल में किसे माना गया, तो प्रजापति को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन पता चल गया। ऋग्वेद के में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया, तो इंद्र के लिए। और ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता या सबसे लोकप्रिय देवता किसे माना गया है, तो इंद्र को ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखिए ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः किसको समर्पित है, तो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो आई होप आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासरज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया 10 राजाओं का युद्ध बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय युद्ध है। और गाइस एक बात समझ लीजिए, आप ये समझिए कि ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में और रेलवे ग्रुप डी में रखा हुआ प्रश्न है। बस आपको वहां जाके टिक मारना है, मतलब बबल्स भरने, गोला भरना है। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने का मतलब ये है। और पीसीएस लेवल में तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है, साथ ही साथ एसएससी और रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो देखिए जो अछूत की भावना, जो अछूत मतलब जो छुआछूत की जो भावना की जो जागृति हुई भारतीय समाज में, वो कहाँ से शामिल, वो किस काल से उत्पन्न हुई? तो वह धर्मशास्त्र के काल से उत्पन्न हुई। ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपको समझ में आ गया, जो छुआछूत की अवधारणा का जो उदय माना जाता है वो किसे माना जाता है? धर्मशास्त्र के काल में माना जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर प्रश्न हमारा, निम्न में से किस वेद में गायत्री मंत्र का संग्रह मिलता है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का संग्रह मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें समझ में आ गया कि वेद में गायत्री मंत्र का जो संग्रह मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कौन से वेद से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 15 नंबर प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में निष्क के नाम से जाना जाता था। निष्क के नाम से क्या जाना जाता था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, एसएससी में ये कई बार पूछा गया है। में भी हो सकता है आपके आरआरबी में पूछ ले, ग्रुप डी में पूछ ले। तो देखिए, जो निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था ना, वो स्वर्ण आभूषण होता था जो कि गले में पहना जाता था। गले में पहने जाने वाला एक हार था, उसको क्या नाम से जाना जाता था? निष्क के नाम से। तो ये क्या था? स्वर्ण का आभूषण होता है। निष्क एक स्वर्ण का आभूषण होता है, उसे क्या है? गले में पहना जाता है, तो उसे ही क्या बोला जाता था? निष्क बोला जाता था। तो समझ में आ गया निष्क क्या हो, निष्क का अर्थ क्या है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, जो लोहे की जो खोज हुई, खोज का मतलब ये समझिए कि जो लोहे के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, वह एक तो पहले ये आपको ये समझना है कि कौन से ईस्वी में प्राप्त हुए। तो 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई। पहला प्रश्न तो ये, पहला एक चीज आपको ये पता चल गया, लोहे की खोज कब हुई? 1000 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे खोजा गया? तो अतरंजी खेड़ा व जखेड़ा। अतरंजी खेड़ा व जखेड़ा, दो स्थलों पे खोजा गया था, अतरंजी खेड़ा व जखेड़ा में। तो लोहे धातु के जो प्रमाण मिले हैं हमें, वो कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। और कौन से ईस्वी में? तो 1000 ईसा पूर्व में मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ये जो प्रश्न है, ये चरक संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आप जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, कोई भी प्रश्न फालतू क्वेश्चन नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग का प्रश्न है 18, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो देखिए, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में ही पूरे यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो किसमें पता चलता है? तो यजुर्वेद से हमें इसकी जानकारी पूरी तरह से प्राप्त होती है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यज्ञ संबंधी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए आगे। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा गया है? तो देखिए, जो ऋग्वेद के 2 से 7 तक दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के जो मंडल हैं उन्हें वंश मंडल कहा गया है। ये आपके एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, और बहुत पहले नहीं पूछा गया, अभी रिसेंटली में पूछा गया है, 3-4 साल पहले ही पूछा गया है प्रश्न है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के जो मंडल हैं उनको वंश मंडल कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपको ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ऋग्वेद की 6 मंडल है, 2 से 7 तक के मंडल, उनको वंश मंडल कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब बढ़िए 21 नंबर प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। सरस्वती नदी जो कि वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी क्या थी? ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी माना जाता था। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम नदी, सबसे पवित्र व प्राचीनतम नदी यदि कोई है तो वो है सरस्वती। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए आगे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो देखिए, उत्तर वैदिक काल के जो सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त जो देवता थे वो थे प्रजापति। और उत्तर वैदिक काल पूछा है यहाँ, और यदि यहाँ पे ऋग्वैदिक पूछ लेता, तो यदि यहाँ पे ऋग्वैदिक पूछ लेता तो ऋग्वैदिक काल के सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त देवता या सबसे लोकप्रिय देवता, सबका मतलब एक ही होता है। तो यदि यहाँ पे पूछ लेता कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो कौन थे? इंद्र थे ऋग्वेद में।
अब समय के साथ उत्तर वैदिक आया, तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता कौन हो गए, तो प्रजापति। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 क्वेश्चन है, देखिए देवता थे, तो इसमें पूछा गया कि मूलतः जल व समुद्र के देवता की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई थी, तो किससे की गई थी, वरुण से, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है, तो किसे माना गया है, वरुण को माना गया है। मूलतः जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है, वरुण को माना गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। देखिए मैंने बताया था ऋग्वेद में जो सबसे मतलब कि जो हमारी जो गाय थी वो क्या थी, सबसे लोकप्रिय जो पशु था उस समय पे वो थी गाय। अब गाय को इतना पवित्र माना जाता था कि उसके लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया था, मतलब वध ना करने योग्य, है ना, वध ना करने योग्य अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो गाय के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन ही था, और जो सबसे पवित्र यदि माना जाता था वो किसे माना जाता था, गाय को माना जाता था। तो गाइज यहाँ से आपको पूरी चीज समझ में आ गई। ऋग्वेद में गाय को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता था। और 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 25 नंबर प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये आप समझ लीजिए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है, 16 संस्कार होते हैं। देखिए संस्कार का मतलब देखिए, जब शिशु का निर्माण हो रहा होता है, जब वो गर्भ में होता है, तो उस समय से लेके जो उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके कान छेदाना, तो उसमें वो भी एक प्रकार का क्या है, संस्कार है। फिर जैसे जैसे समय के साथ उस क्या होता है, कुल 16 प्रकार के संस्कारों को भारतीय इतिहास में ऋग्वेद में जगह दी गई है। तो संस्कारों को कुल कितनी संख्या बताया गया है, तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो गाइज यार हम लोग आज का वीडियो लेक्चर, तो गाइज आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज आपको क्या करना है, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, एंड गाइज प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आएगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।